आज हम बात करेंगे इसके आगे एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज को हम इसमें देखेंगे कि पहले इंडिया को क्या कहते थे, इंडिया को किस तरीके से हिस्टोरियंस ने बताया हुआ था, उसका मीनिंग क्या था, हिंदुस्तान का टर्म का यूज कैसे कैसे किया था, फॉरेनर को टर्म का कैसे यूज किया था, जो आज प्रेजेंट टाइम में फॉरेनर किसको बोलते हैं और एंशियंट टाइम में मेडिवल टाइम में फॉरेनर किसको बोलते थे। तो यहाँ से हमारा ये दूसरा पार्ट है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 का। पहला पार्ट हमने कल अपलोड किया था, आज हम दूसरा पार्ट अपलोड कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए और समझिए टर्मिनोलॉजीज में क्या फर्क है। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? यहाँ ऑथर ये कहना चाहता है, यदि इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेज विद टाइम, यदि टाइम के साथ जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई थी, जो इंफॉर्मेशन जो जिस संदर्भ में प्रोड्यूस हुई थी, कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ, यदि किसी संदर्भ में कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुई थी होती है और वो टाइम के साथ बदल जाती है, तो उसका व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग, तो उसका लैंग्वेज और मीनिंग का क्या होता है, ये कहना चाहता है। इसको हम समझेंगे जैसे 1154 में मैप फर्स्ट को बनाया गया था। 1154 में मैप फर्स्ट बना था, तो वो अरेबिक लैंग्वेज में बना हुआ था। वहां पर जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड हुई, अब यहाँ पर देखो इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मैप 1 में दी गई थी, उसमें श्रीलंका को टॉप पर दिया गया था। जहाँ पे नॉर्थ हम एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पे हमें साउथ मिलता है। तो ये इस लाइन का मतलब है 1154 के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो जब मैप 1 बना, तो उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इंफॉर्मेशन 1720 में जो मैप सेकंड बना, आफ्टर 600 ईयर मैप सेकंड बना, तो उसकी लैंग्वेज भी अलग थी। ठीक है, उसकी लैंग्वेज अलग थी, लैंग्वेज उसकी इंग्लिश थी। और उसमें जो इंफॉर्मेशन डिटेल्ड की गई थी, वो मैप 1 से बिल्कुल अलग थी, मैप 1 से बिल्कुल अलग थी। तो ये जो ऑथर इस लाइन में जो बताना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, यदि किसी संदर्भ में, किसी कॉन्टेक्स्ट में, मतलब किसी टाइम पीरियड में कोई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है और वो समय के अनुसार बदल जाती है, मतलब 1154 में जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई थी, वो 1720 में वो इंफॉर्मेशन चेंज हुई। तो ये कहना चाहता है अगर इंफॉर्मेशन चेंज होती है, तो लैंग्वेज और उसका मीनिंग क्या है, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है, यहाँ अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। तो एंड मीनिंग्स, तो उनका मीनिंग ही बदल गया। यहाँ पे श्रीलंका टॉप पर है, यहाँ पे श्रीलंका बॉटम में। तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों ही चीजें मतलब बदल जाती हैं। उसको हम आगे देखते हैं, यहाँ पे वेरियस एग्जांपल्स हैं। Historical records exist in a variety of languages. Historical records, historical records मतलब कोई मनुस्मृति है, मनुस्मृति है, कोई टेक्स्ट है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं। ये अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वैरायटी में एग्जिस्ट हैं, मतलब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर। और ये जैसे मान लो 700 से और 1600 1700 के बीच का हम पढ़ रहे हैं, ये मेडिवल हिस्ट्री है। इस मेडिवल हिस्ट्री में 700 में जो इंफॉर्मेशन और जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हमें मिले, तो 1750 तक के बीच में जितने भी मिले, उन सब में अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग उसमें रिकॉर्ड्स मिले, अलग अलग उनका मीनिंग मिला। तो हिस्टोरियंस को बहुत ही सेंसिटिव होना पड़ा इन सब चीजों को ध्यान से या ध्यान से उसका अध्ययन करने के लिए। अभी आगे इसे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेडिवल पर्शियन फॉर एग्जाम्पल, अब उसने बोला है कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो मेडिवल जो मध्यकालीन जो पर्शियन लैंग्वेज थी,
इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। अब मॉडर्न पर्शियन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज, जो मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज है वो मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज से बिल्कुल अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब ये जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि ये जो डिफरेंस है मॉडर्न और पर्शियन लैंग्वेज में, जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसके लिए ग्रामर और वोकेबलरी के कारण ही नहीं है। द द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड चेंजेज ओवर टाइम। इसमें ये बोला है कि जो मीनिंग है वर्ड्स का वो भी समय के साथ बदलता गया। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स आल्सो चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ जो वर्ड्स है उनके मीनिंग भी बदलते चले गए। अब यहाँ पर देखो, हम हिंदुस्तान टर्म को लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। आज हम हिंदुस्तान को एक इंडिया की तरह समझते हैं, देखते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट के बारे में। लेकिन पास्ट में से हिंदुस्तान वर्ड का मीनिंग क्या था वो देखते हैं। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी। अब यहाँ पे ये कहना चाहता है जो हिंदुस्तान टर्म है, जो हिंदुस्तान ये जो टर्म है इसको 13th सेंचुरी में यूज किया गया। कब यूज किया गया? 13th सेंचुरी में यूज किया गया। और किसके द्वारा यूज किया गया? मिनाजी सराज के द्वारा यूज किया गया। अब मिनाजी सिराज कौन है? मिनाजी सिराज एक क्रॉनिकलर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। ही मीन्ट द एरिया। अब वो ये बताना चाहते हैं कि उस समय हिंदुस्तान का मतलब क्या था। 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब 1200 के करीब, 1200 से 1200 1300 के बीच में। तो ये आपकी 13th सेंचुरी हो गई। तो इन्होंने बोला कि जो 13th सेंचुरी है, 13th सेंचुरी में उन्होंने बोला कि हिंदुस्तान जो वर्ड है उसका जो मतलब है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। उन्होंने बोला कि एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, और लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, और जो लैंड है गंगा यमुना के बीच का जो लैंड है उससे क्या बोला इन्होंने? हिंदुस्तान बोला, ठीक है। और इन्होंने ये किस किस में लिखा था? पर्शियन में लिखा था। पर्शियन में इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड को, हिंदुस्तान का मीनिंग निकाला। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ही यूज द टर्म। ही का मतलब मिनाजी सिराज ने इस टर्म का यूज किया इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड। लैंड के लिए पॉलिटिकल सेंस में इसका हिंदुस्तान वर्ड का यूज किया। दैट दैट वर ए पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। अब ये दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो एरिया था, अगर हम देखें तो ये दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो एरिया था, दिल्ली सुल्तान के अंदर में जो क्षेत्र आता था, वो जो क्षेत्र इसके कब्जे में था, प्रभाव में था, वो ही पार्ट था। वो ही लैंड को इसने पॉलिटिकल सेंस में यूज किया और उसे हिंदुस्तान शब्द बताया। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत। अब मान लो कि जो मुगल सल्तनत थी या दिल्ली सुल्तान थे, उनके अंडर में ये एरिया आते थे। एग्जाम्पल के लिए ये एरिया आते थे और ये दिल्ली सुल्तान है, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि बस ये ही एरिया हिंदुस्तान है, ठीक है। लेकिन समय के अनुसार इन्होंने क्या किया? इस वाले एरिया पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है, इस पे भी कब्जा कर लिया, ठीक है। ये इसकी सल्तनत को शिफ्टेड होती गई, बढ़ती गई, एक्सटेंड होती गई, लेकिन जो उसे हिंदुस्तान में शामिल करते गए। लेकिन उन्होंने कभी भी साउथ इंडिया को हिंदुस्तान शब्द में शामिल नहीं किया। बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। लेकिन इसमें ये जो टर्म है हिंदुस्तान, वो साउथ इंडिया को इसमें इंक्लूडेड नहीं करती है। बाई कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी में अगर देखें तो बाबर ने हिंदुस्तान टर्म को अलग तरीके से यूज किया। कैसे यूज किया उसने? उसने हिंदुस्तान शब्द को जो डिस्क्राइब किया वो जियोग्राफी सेंस में डिस्क्राइब किया, द पूना के रूप में डिस्क्राइब किया, और द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो निवासी थे उनकी जो कल्चर था उसके आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान शब्द को
डिस्क्राइब किया। अब देखो मीनाजी सिराज ने जो डिस्क्राइब किया वो सिर्फ पॉलिटिकल सेंस में डिस्क्राइब किया था। 13th सेंचुरी में मीनाजी सिराज ने हिंदुस्तान शब्द को जो डिस्क्राइब किया था वो पॉलिटिकल सेंस में यूज किया था कि दिल्ली सुल्तान की जहां तक सीमा है, दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो जो एरिया है वो ही वो ही कहलाएगा हिंदुस्तान। लेकिन बाबर ने क्या कहा, बाबर ने उसे हिंदुस्तान शब्द में डिसाइड किया जियोग्राफिकल सेंस में, पूना के सेंस में, और जो 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 इनहेबिटेंट्स थे उनके कल्चर के सेंस में उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया, कल्चर के सेंस में। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। As we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet अमीर खुसरो। अब यहाँ पे अमीर खुसरो की बात हो रही है, जो एक पोइट थे। उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो हिंद की तरह यूज किया। 13th सेंचुरी में देखो, 13th सेंचुरी में मीनाजी सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड को डिस्क्राइब किया था। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने इसे बताया, और 16th सेंचुरी में बाबर ने इसे अलग तरीके से डिस्क्राइब किया। अब यहाँ पे आता है, while the idea of geographical and cultural entity like India, जबकि जियोग्राफिकल और कल्चरल एंटिटी के रूप में जो ये आइडिया था वो आज इंडिया के रूप में देखते हैं हम, एग्जिस्ट करता है। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। लेकिन हिंदुस्तान जो वर्ड है, हिंदुस्तान जो टर्म है, वो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती है पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग में। पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में सिर्फ इंडिया ही एग्जिस्ट करता है, जो आज हमारे सामने, आज हम जिसे इंडिया बोलते हैं। जबकि हिंदुस्तान जो वर्ड है वो पॉलिटिकल और नेशनल सेंस में यूज होता ही नहीं है। आज हम किसके साथ एसोसिएट हैं? विच वी एसोसिएट विद इट टूडे, जिसके साथ हम एसोसिएट हैं आज, हम किसके साथ एसोसिएट हैं? इंडिया के साथ एसोसिएट हैं, जिसका मतलब निकलता है पॉलिटिकल और नेशनल सेंस में। लेकिन हिंदुस्तान शब्द का पॉलिटिकल नेशनल सेंस में कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, हम उसके साथ एसोसिएट नहीं है। Historians today have to be careful about the term they use because they mean different thing in the past. अब जो हिस्टोरियन है उन्हें बहुत ही सावधान होना पड़ता है टर्म के बारे में, बिकॉज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट, क्योंकि उस जो टर्म है उसका पास्ट में बिल्कुल अलग मतलब था। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए सिंपल टर्म, एक फॉरेनर, एक जो सिंपल टर्म है उसका आज के सेंस में जो मीनिंग है उसका, आज जो उसको यूज किया जाता है, समवन हु इज नॉट एन इंडियन, जो वो व्यक्ति जो आज इंडियन नहीं है उसे फॉरेनर बोलते हैं हम। लेकिन पास्ट में क्या था? इन द मेडिवल पीरियड में फॉरेनर का जो मतलब था वो क्या था? वाज एनी स्ट्रेंजर, कोई भी स्ट्रेंजर वो अपियर्ड से इन ए गिवन विलेज, जो अपियर्ड होता है, ऐसा अपियर्ड होता है जो कि एक किसी गांव में, समवन हु वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ और कल्चर। मान लो एक ही गांव है, इसी गांव में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है? तो मान लो इसमें अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो ये कल्चर अलग है, ये सोसाइटी अलग है, ये कल्चर अलग है। ये सोसाइटी और ये कल्चर अलग है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है, इन्हें बोलेंगे फॉरेनर। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच ए, जो हिंदी इन हिंदी द टर्म परदेसी, हिंदी में स्ट्रेंजर के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो परदेसी है। एंड डिस्क्राइब सच ए पर्सन, एंड इन पर्शियन, और पर्शियन में जो स्ट्रेंजर है उसके लिए अजनबी यूज किया जाता है। हिंदी में हिंदी में हिंदी में जो फॉरेनर है उसे क्या बोलते हैं? परदेसी।
और जो पर्शियन है, पर्शियन जो लैंग्वेज है, उसमें फॉरेनर का मतलब क्या है? अजनबी। ठीक है। अभी देखो हिंदी और जैसे लैंग्वेज है, अभी लैंग्वेज में भी चेंज आया। फॉरेनर जो वर्ड है उसका मीनिंग भी बदला है। ठीक है। आज के सेंस में देखो, मेडिवल में देखो और एंशियंट में देखो, तो जो ऑथर है वो यहाँ पे यही बताना चाहता है कि जब जैसे टाइम के साथ जो इंफॉर्मेशन दी गई थी वो चेंज होती गई। A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as एज ए फॉरेनर। अब जो शहर का निवासी था, जो शहर में रहने वाला जो व्यक्ति था, वो गांव में रहने वाले व्यक्ति को, ड्वेलर का मतलब होता है निवासी, गांव में रहने वालों को एज ए फॉरेनर, उसे फॉरेनर मान सकता था। माइट हैव रिगार्डेड, उसे मान सकता था फॉरेनर। बट टू पीसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज, सेम विलेज में रहने वाले दो किसान वर नॉट फॉरेनर, फॉरेनर नहीं हो सकते थे टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए। एक क्यों नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि वो सेम विलेज में रहते थे। अब उसमें चाहे क्या है, वो डिफरेंट धर्म से हो, डिफरेंट रिलीजियस से हो, या वो क्या है, डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड रखते थे, या ये कहना क्या चाहता है, ये एक ही गांव में रहने वाले दो पीसेंट्स जिनका डिफरेंट धर्म हो, अलग अलग धर्म हो, या उनकी अलग अलग कास्ट हो, ये कास्ट हो, वो एक दूसरे को क्या कहेंगे? स्ट्रेंजर नहीं कहते थे, वो परदेसी नहीं कहते थे। लेकिन एक शहर में रहने वाला व्यक्ति गांव में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहता था? फॉरेनर कहता था। यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा कि किस तरीके से एंशियंट टाइम में जो टर्मिनोलॉजीज थी, जो आज के टाइम में टर्मिनोलॉजीज किस तरीके से वक्त के अनुसार बदलती गई। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान का मतलब कुछ और था। 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो जो पोइट हुआ करता था, उसने उसे अलग तरीके से डिफाइन किया। 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को अलग तरीके से डिफाइन किया। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल स्ट्रेंजर का था, उसमें भी इस तरीके से स्ट्रेंजर का मीनिंग वक्त के अनुसार बदलता गया। तो यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजीज के डिफरेंस को देखा, लैंग्वेज के डिफरेंस को देखा, किस तरीके से वो सारी चीजें बदलती गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा वो उससे आगे का आएगा, हिस्टोरियन के रिसोर्सेस के बारे में आएगा। तो तो यहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। और इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पढ़ना है, और आगे इसे शेयर करिए ताकि जो इस चैप्टर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह सर्कुलेट हो, समझ में आए, और जो नीडी बच्चे हैं उनको मिल पाए। लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर पाए। थैंक यू।